इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिया ने बहुत से दौर देखे। एक टाइम पे इंडिया एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होता था और इंडिया के जीडीपी में मैक्सिमम शेयर उस टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल के आता था। लेकिन 1990s के बाद जब इंडिया में लिबरलाइजेशन हुआ, उस टाइम पे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को बहुत बड़ा पुश मिला आईटी सेक्टर से। आईटी सेक्टर ने इंडिया की पूरी ग्रोथ स्टोरी को चेंज कर दिया। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी दो कंपनीज के बारे में जिन्होंने इंडिया को आईटी सुपर पावर बना दिया, और वो दो कंपनीज के नाम है टीसीएस और इन्फोसिस। अगर हम दोनों के टोटल वर्कफोर्स को मिला लें तो ये 7 लाख से भी ज़्यादा के बन जाते हैं। अगर मैं टीसीएस के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो दोस्तों वो 7.5 लाख करोड़ का है, तो वो कुछ कंट्रीज के टोटल जीडीपी से भी ज़्यादा है। अगर मैं टोटल आईटी सेक्टर का टोटल एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन देखूं तो 2000 में वो 0.5% के आसपास था, जो अभी बढ़ के 3.5% के आसपास पहुंच गया है। अगर मैं आईटी सेक्टर का टोटल कंट्रीब्यूशन जीडीपी में देखूं तो 1998 में वो कंट्रीब्यूशन 1.2% था, जो 2017 में बढ़ के 7.7% के आसपास तक पहुंच गया था। तो आप सोच सकते हैं कि आईटी सेक्टर कितने बड़े लेवल पे ग्रो हुआ इंडिया में, और इसके अलावा इसने एम्प्लॉयमेंट और इसके साथ साथ जीडीपी में कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और दोस्तों ये दो ऐसे नाम हैं जो आपको हर पोर्टफोलियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड उठा लो जो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता हो, तो ऐसे बहुत कम म्यूचुअल फंड होंगे जिन्होंने इस कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं किया होगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस टीसीएस और इन्फोसिस का। और इस फंडामेंटल एनालिसिस में हम बहुत अलग पैरामीटर्स देखेंगे जो नॉर्मली हम बाकी कंपनियों में नहीं देखते, क्योंकि एक आईटी कंपनीज को एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है और इसमें हमें बहुत अलग अलग पैरामीटर्स को देखना पड़ता है। इसके अलावा इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि एक आईटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आईटी सेक्टर के बारे में बोला जाता है कि ये सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से बहुत सी फॉरेन करेंसी इंडिया में फ्लो होती है। तो आपके लिए सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि ये दो कंपनीज़ का कौन कौन सी कंट्रीज़ में कितना बिजनेस फैला हुआ है और कौन सी कंट्रीज से इनको कितना पैसा निकल के आता है। दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये कंपनीज को कौन सी कंट्री से कितना रेवेन्यू मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोनों कंपनीज का मेन रेवेन्यू अमेरिका से आता है। अगर मैं इन्फोसिस की बात करूं तो इनका 60.5% रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आता है, वहीं टीसीएस का 53% रेवेन्यू अमेरिका से आता है। इसके अलावा यूरोप से इन्फोसिस का 24.1% और टीसीएस का 29.7% का रेवेन्यू निकल के आता है। इसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया से टीसीएस का सिर्फ 5% और इन्फोसिस का सिर्फ 2.5% का ओवरऑल रेवेन्यू निकलता है। तो जैसे कि आपने देखा कि ये दोनों कंपनीज का मेन रेवेन्यू अमेरिका और बाकी कंट्रीज से आता है, बट रिसेंट ईयर्स में जैसे ही इंडिया में बाकी इंडस्ट्रीज की काफ़ी ग्रोथ हुई है और आईटी का बहुत रिक्वायरमेंट निकल के आया है, जिसकी वजह से ये दो कंपनीज का जो इंडिया से शेयर था वो थोड़ा सा बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि इन्फोसिस और टीसीएस करते क्या हैं, ये बाकी इंडस्ट्रीज को अपना बिजनेस रन करने में हेल्प करते हैं बाय ऑटोमेटिंग देयर मैनुअल टास्क, बाय प्रोवाइडिंग देम सॉफ्टवेयर्स। और ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें इन्फोसिस और टीसीएस हेल्प करते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और रिटेल इंडस्ट्री। ये सब इंडस्ट्रीज में आईटी की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है जिनको ये कंपनीज फुलफिल करती हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये दो कंपनीज का कौन सी इंडस्ट्री से कितना रेवेन्यू आता है और इन्होंने कितना उस सेक्टर में इंप्रूवमेंट किया है या उस सेक्टर से इनका रेवेन्यू कम हुआ है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि दोनों कंपनीज का सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो बैंकिंग सेक्टर में है। अगर मैं टीसीएस की बात करूं तो टीसीएस का 39.6% ओवरऑल रेवेन्यू बैंकिंग सेक्टर से आता है। इसके अलावा इन्फोसिस का 32% जो रेवेन्यू है वो फाइनेंशियल सेक्टर से आता है। फाइनेंशियल के बाद जो सेकंड सबसे बड़ा सेक्टर है जहां से ये दोनों कंपनीज अपना रेवेन्यू डिराइव करती हैं वो रिटेल एंड कंज्यूमर बिजनेस है। अगर मैं टीसीएस की बात करूं तो उनका 17.2% का जो टोटल रेवेन्यू है वो रिटेल एंड कंज्यूमर बिजनेस से आता है, वहीं इन्फोसिस का 16.4% है। इसके बाद कम्युनिकेशन में टीसीएस का 16.3% और इन्फोसिस का 12.6%, और एट द एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टीसीएस का है 10.7% और इन्फोसिस का है 9.9%। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये दोनों कंपनीज का बहुत बड़ा शेयर बैंकिंग सेक्टर से क्यों आता है, क्योंकि दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा ऑटोमेशन हुआ है और बहुत सी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेट हो गई हैं जो पहले मैनुअल होती थी। और आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है फिनेकल, जिसको इन्फोसिस बनाता है।
ये जो मैंने आपको बताया कि इनका मार्केट शेयर कितना है किस इंडस्ट्री में, वो मैंने आपको 2019 का बताया। लेकिन जब तक मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इनका इस साल कितना इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू या डिक्रीज हुआ है, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि इस कंपनी ने इस साल कैसा परफॉर्म किया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये दो कंपनीज का जो सेक्टर से कितना रेवेन्यू आया है और इस साल उसमें कितने % का ग्रोथ हुआ है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर से टीसीएस का टोटल रेवेन्यू जो है वो 57,938 करोड़ है और उसमें ईयर ऑन ईयर इस साल 19.7% का इंक्रीमेंट हुआ है। वहीं इन्फोसिस का टोटल रेवेन्यू जो बैंकिंग सेक्टर से है वो है 26,477 करोड़ और अगर मैं इन्फोसिस की बात करूं उनका बैंकिंग सेक्टर से टोटल रेवेन्यू है 26,477 करोड़ और इस साल उनके रेवेन्यू में 14.3% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे टीसीएस ने इन्फोसिस को आउट परफॉर्म किया है इस साल में। अगर मैं रिटेल बिजनेस की बात करूं तो रिटेल बिजनेस से जो टीसीएस का टोटल रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2019 में आया है वो है 25,164 करोड़ और इस साल इसमें 19.5% का इंक्रीमेंट हुआ है। वहीं अगर मैं इन्फोसिस की बात करूं तो उनका टोटल रेवेन्यू रिटेल बिजनेस से है 13,556 करोड़ और उनका भी ईयर ऑन ईयर इस साल 19.5% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो दोनों कंपनीज ने सेम लेवल पे इंक्रीज किया है अपना रेवेन्यू रिटेल सेगमेंट से। दोस्तों जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करें तो सबसे पहले देखें कि उनका मार्जिन कैसा रहा है और उन्होंने अपने मार्जिन को इम्प्रूव किया है या नहीं किया। तो अगर मैं इन्फोसिस और टीसीएस की बात करूं तो इन्होंने अपने मार्जिन को हमेशा से मेंटेन करके रखा है। अगर मैं टीसीएस की बात करूं तो इनका मार्जिन हमेशा से 20% से ऊपर रहा है। वहीं पे ही इन्फोसिस का मार्जिन भी हमेशा 23 या 24% के आसपास रहा है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस बिजनेस में खर्चा कहाँ पे होता है, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करूं तो उन्होंने कुछ 100 रुपये का सेल किया और उसको बनाने में अगर उनका 80 रुपीज़ का खर्चा आया तो मार्जिन होता है 20 रुपये और 20%। लेकिन हमें आईटी कंपनीज में मार्जिन कैसे पता चलता है? तो दोस्तों अगर हम आईटी कंपनीज की बात करें तो इनका जो मेन एक्सपेंस होता है वो एम्प्लॉय एक्सपेंस होता है, क्योंकि एम्प्लॉयज इनके मेन एसेट्स होते हैं। तो अगर मैं इन्फोसिस की बात करूं तो इनका 50% से भी ज़्यादा रेवेन्यू एम्प्लॉय कॉस्ट में चला जाता है। अगर हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात की है तो देखते हैं कि ये दोनों कंपनीज का कौन से बिजनेस सेगमेंट में से कितना मार्जिन इनका निकल के आता है और इस साल इन्होंने अपने मार्जिन को इंप्रूव किया या इंप्रूव नहीं किया है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये दोनों कंपनीज का डिफरेंट सेगमेंट में से कितना मार्जिन है और इन्होंने इस साल अपने मार्जिन को कितना इंप्रूव किया है। अगर मैं कम्युनिकेशन सेक्टर की बात करूं तो टीसीएस का मार्जिन है 27.8% और लास्ट ईयर इनका मार्जिन था 27.4%। यहाँ पे इन्फोसिस का लास्ट ईयर इनका मार्जिन था 29.5% और इस ईयर इनका मार्जिन है 24.4%। तो कम्युनिकेशन सेक्टर में इन्फोसिस का मार्जिन काफ़ी कम हुआ है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। चलिए अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टीसीएस का मार्जिन है 27.5% जो कि ऑलमोस्ट सेम रहा है लास्ट ईयर के। वहीं पे इन्फोसिस ने अपना काफ़ी ज़्यादा इस सेक्टर में मार्जिन को इम्प्रूव किया है, क्योंकि लास्ट ईयर इनका मार्जिन था 19.1% जो कि इस साल बढ़ के 22.7% हो गया है। दोस्तों आईटी सेक्टर में मार्जिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हर आईटी कंपनी अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट में हर सेगमेंट का मार्जिन देती है ताकि इन्वेस्टर को एक आइडिया मिल सके कि हर सेगमेंट में उस आईटी कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो दोस्तों ये था फंडामेंटल एनालिसिस इन्फोसिस और टीसीएस का, जिसमें हम दोनों को कंपेयर किया था हर सेगमेंट पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे, रेवेन्यू पे, अलग अलग पैरामीटर्स पे। चलिए अब हम देखते हैं कि इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है उसमें इन्फोसिस और टीसीएस ने कैसा परफॉर्म किया है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस क्वार्टर जो इन्फोसिस ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है वो है 22,629 करोड़। वहीं पे टीसीएस का रेवेन्यू है ऑलमोस्ट 39,000 करोड़। अगर मैं ईयर ऑन ईयर कंपेयर करूं कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में टीसीएस का कितना रेवेन्यू था तो उसमें इंक्रीमेंट आया है 9.8% का। वहीं पे टीसीएस में इंक्रीमेंट आया है बस 5.8% का। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर इन्फोसिस ने थोड़ा बेटर परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू टीसीएस। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो इन्फोसिस का रेवेन्यू 3.8% से बढ़ा है, वहीं पे टीसीएस का रेवेन्यू 2.1% से बढ़ा है। चलिए अब बात करते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन की। इस क्वार्टर इन्फोसिस ने बताया है कि उनका ऑपरेटिंग मार्जिन था 21.7% जो कि 1.2% से इंप्रूव हुआ है एज कम्पेयर टू ईयर ऑन ईयर लास्ट क्वार्टर। वहीं पे टीसीएस ने बताया है कि उनका ऑपरेटिंग मार्जिन है 24% जो कि 20 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर ऑन ईयर क्वार्टर। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि ये कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने के क्या रिस्क हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कंपनीज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत क्लियरली मेंशन करती हैं कि इनके बिजनेस में क्या रिस्क है और उनको वो मिटिगेशन करने के लिए क्या करती हैं।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये दो कंपनीज का मेन बिजनेस आउटसाइड द कंट्री होता है, जैसे कि अमेरिका में और यूरोप में। तो इनका सबसे बड़ा रिस्क होता है करेंसी का रिस्क। अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो इंडिया की करेंसी डेप्रिशिएट होगी, जिससे इनका रेवेन्यू ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि इनका मेन रेवेन्यू फॉरेन से आता है और इनका मेन रेवेन्यू डॉलर टर्म्स में आता है और यूरो टर्म्स में आता है। इसके अलावा सेकंड जो सबसे बड़ा रिस्क होता है वो होता है इमिग्रेशन का रिस्क, क्योंकि इनका बहुत सा बिजनेस बाकी कंट्रीज में फैला हुआ है, जिसकी वजह से इनके रिसोर्सेज को, इनके इंजीनियर्स को बाकी कंट्रीज में ट्रैवल करना पड़ता है। तो अगर कभी भी इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी नया लॉ आता है जिसकी वजह से इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो इन कंपनीज को बहुत बड़ा हिट होता है उससे। जैसे कि ब्रेग्जिट से अभी काफी असर पड़ा था ये दोनों कंपनीज के ऊपर। तो दोस्तों ये हमने छोटा सा ट्राई किया था आपको समझाने का कि फंडामेंटल एनालिसिस किसी आईटी कंपनी का हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं अपनी इन्वेस्टमेंट की, तो हमेशा से अपनी इन्वेस्टमेंट को अच्छे से प्लान कीजिए। अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी टाइम नहीं होता। तो अगर आप अच्छी कंपनी में लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसमें कन्विक्शन रखते हैं तो आपको हमेशा अच्छी रिटर्न मिल सकती है। तो दोस्तों हर वीक हम फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर 3 या 4 वीडियोस बनाते हैं, ताकि हम आपको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में हेल्प कर सकें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि ये दो कंपनीज में से आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी इन्वेस्टिंग।